हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं क्वेश्चन आस्क्ड इन 2023 और ये है मार्च के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द मार्च 2023 के अंदर। अभी एक दो एग्जाम्स हुए हैं आपके लास्ट वीक में, जो सैटरडे संडे में, तो उनके जो क्वेश्चंस हैं पेपर के, तो उनको हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। तो आई होप सो ये सेक्शन आपको अच्छा लग रहा होगा। तो क्वेश्चंस को हम यहाँ पर बेसिकली डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं, डिटेल्ड में उनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा पार्ट 1 का हिस्सा है। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका। तो और इस क्वेश्चन की पीडीएफ भी मैं जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस का पीडीएफ है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद रिगार्डिंग और विद रिगार्ड विद द इंडिया पाकिस्तान एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर। देखिए इंडिया पाकिस्तान वॉर जो हुई है हमारी, और उनके साथ में जो इंडिया और प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर थे, उनका बेसिकली मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है कि जब जब हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, तो उस टाइम पर जो 4 मेजर लड़ाइयाँ हुई हैं, 71 में, 47 में, 65 में और 99 कारगिल वॉर जो थी। ये कारगिल वॉर बेसिकली अनऑफिशियली वॉर है, लड़ाई हुई थी बट इसे प्रेसिडेंट ने अप्रूवल नहीं दिया था कि भाई लड़ाई ऐसा डिक्लेयर नहीं किया था, ठीक है, बट वॉर हुई थी। तो ये बेसिकली 4 वॉर्स हुई हैं। तो इन वॉर्स से रिलेटेड कौन से प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर थे गद्दी पर, उनसे बारे में आपने पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर जो हम बात कर लें, इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ों पर जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान वॉर जो है 1971, अभी 71 का वही टाइम है जब बांग्लादेश आपका बनता है। जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वो बांग्लादेश एक नया देश बन के उभर आता है। और उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मोरारजी देसाई नहीं थे। वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी का नाम आता है। तो नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अब हम बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर 1। मोरारजी देसाई के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इनका ये जब भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, ये बने थे 1977 से लेके 1979 तक। ये 2 साल तक लगभग प्राइम मिनिस्टर रहे थे, ठीक है। और इन्हें निशाने पाकिस्तान का जो एक ऑनर है बेसिकली, वो दिया गया था। क्या दिया गया था? निशाने पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान नामक जो एक पदवी है बेसिकली, जैसे भारत में भारत रत्न होता है, उसी तरीके से ये पद इनको पदवी दी गई थी। ये भारत के एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। और इन्हें 3 बार बेसिकली, जब तक ये फ्रीडम फाइटर थे उस ड्यूरेशन में, इन्हें 3 टाइम्स ये जेल में रहे थे, मतलब 3 बार इन्हें जेल भेजा गया था। और साथ में हम बात करें तो 1992 आई थिंक 1952 रहेगा, ठीक है, 1952 के अंदर ये बॉम्बे स्टेट हुआ था। जो आज की डेट में जो महाराष्ट्र है, वो एक ज़माने में बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था। उस टाइम पर ये बॉम्बे के क्या बने थे? चीफ मिनिस्टर बने थे, ठीक है। और इन्हें 1977 के अराउंड, ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी जिस टाइम चल रही थी, उस टाइम इन्हें जेल में भी इन्हें डाला गया था ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो सबसे उम्र दराज थे, मतलब ओल्डेस्ट पर्सन जो प्राइम मिनिस्टर बने, वो यही थे, मोरारजी देसाई। उस टाइम पर जब ये पीएम बने थे, तो इनकी एज थी 81 ईयर्स की। जब 81 ईयर्स के थे तब ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मोरारजी देसाई के बारे में। फिर हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो ये भी काफ़ी कॉमन नेम है। इनका जो जन्म होता है बेसिकली, वो कब होता है? 14 नवंबर को, 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म होता है, ठीक है। 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में इन्हें मनाया जाता है इस डेट को। और कहाँ पर होता है इनका जन्म? प्रयागराज के अंदर, प्रयागराज के अंदर, दैट इज इन इलाहाबाद के अंदर इनका जन्म देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन कई बार अक्सर पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग, जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले जो प्रधानमंत्री हैं, वो कौन है? तो इन्हीं का नाम आता है। लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम जो है वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये लगभग 16 ईयर्स तक लगभग ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे, ठीक है। और इनकी जो फाइनली डेथ होती है, ये होती है 27 मई को, 27 मई 1964 को।
तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस डेट में इनकी डेथ होती है। इंडिया पाकिस्तान वॉर, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसी बीच में ये लड़ाई होती है। उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म है, बेसिकली ये आपके जो सेकंड पीएम है, मतलब जब आपके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है उसके बाद जो सेकंड पर्सन बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वो होते हैं लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और ये कब से कब तक थे? 1964 से लेके 1966 तक। ठीक है, तो ये लगभग 2-2.5 साल लगभग ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और ये भारत के 6ठे नंबर के होम मिनिस्टर थे, 6th होम मिनिस्टर। ठीक है, इन 1961 टू 63 के बीच में ये होम मिनिस्टर रहते हैं भारत के। और इनका जन्म होता है लाल बहादुर शास्त्री का 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को। और किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी का। और उसी डेट में इनका भी जन्म हुआ था, दैट इज इन 1904 के अंदर, 1904 में, लाल बहादुर शास्त्री। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म है वो आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है जन्म दिवस। 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म होता है बेसिकली। ठीक है, कहाँ पर? ग्वालियर के अंदर, ग्वालियर के अंदर इनका जन्म होता है। और ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 3 बार, ये 3 बार 3 टाइम्स पीएम बनते हैं। ठीक है, पहली बार जब ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं भारत के तो वो 13 दिन के लिए, 13 डेज के लिए बनते हैं। ठीक है, और ये बनते हैं 1996 के अंदर। फिर दूसरी बार जब ये पीएम बनते हैं, ये बनते हैं 13 महीने के लिए, 13 मंथ्स के लिए, दैट इज इन 1998 से लेके 1999 तक। और उसके बाद जो थर्ड टाइम ये पीएम बनते हैं, ये बनते हैं फुल फ्लैश, दैट इज 5 साल के लिए बनते हैं, 2004 तक। ठीक है, 1999 से लेके 2004 तक बेसिकली ये बनते हैं। तो मतलब 3 बार ये बेसिकली प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं। अब इनका जो जन्म दिवस है ये 25 दिसंबर, इसको मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे के रूप में। गुड गवर्नेंस डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इन इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में। ठीक है, कारगिल वॉर 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर थी, और भारत और चाइना की वॉर कब हुई थी? 1962 के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। ये 5 आपकी मेजर वॉर्स हुई हैं अभी तक हमारी पड़ोसियों के साथ। Which of the following act introduces system of direct recruitment through the Indian Civil Services? ICS, देखिए जो आज की डेट पे हम बात करते हैं यूपीएससी या किसी एमपीपीएससी या आपका यूपीपीएससी, ठीक है, जो बेसिकली सिविल सर्विसेज की जो आप तैयारी कर रहे हैं या उसका जो एग्ज़ाम देते हैं, तो वो बेसिकली एक ज़माने में कहा जाता था ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता था वो किस एक्ट के तहत यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, शुरुआत से बात करते हैं 1813 से। ठीक है, 1813 वाला जो ये एक्ट था, चार्टर्ड एक्ट, तो इस एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, मोनोपोली, वो क्या कर दी जाती है? खत्म कर दी जाती है। किस पर मोनोपोली? ट्रेड पर। बट यहाँ पर एक्सेप्शन रखी जाती है कि उसको अलाउड किया जाता है कि वो चाय का जो ट्रेड है, चाय का ट्रेड और प्लस चाइना के साथ जो ट्रेड है उसको वो कंटिन्यू कर सकते हैं। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन धर्म, उसका प्रोपोगेशन, मतलब उसका फैलाव या उसकी स्प्रेडिंग आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर चार्टर्ड एक्ट 1813 के बाद जो आपको देखने को देश में मिलती है। ठीक है, ये इसकी कुछ खासियत थी इस पर्टिकुलर चार्टर्ड एक्ट की। फिर 1833 का एक्ट आता है। देखिए हम सीक्वेंस में चलते हैं, 1813 फिर इधर आते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर इस तरीके से चलते हैं। तो 1833 के बारे में हम बात करें तो 1833 में एक तरीके का फाइनल स्टेप था। ठीक है, ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया है उसकी सेंट्रलाइजेशन को, ब्रिटिश पावर को सेंट्रलाइज करने के लिए की तरफ जो है ये फाइनल स्टेप था 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट था। इसी के अंदर जो इस चार्टर्ड एक्ट है, इसी के अंदर एक चीज होती है, वो होती है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये जो पद है, इस पद का नया नाम हो जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद क्रिएट किया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को खत्म करके इस पद को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है वो क्रिएट किया जाता है। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो कौन थे? पहले गवर्नर जनरल थे भारत के। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इस एक्ट के तहत जो है वो पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 भागों में आपको देखने को मिलेगा कि भाई सिविल पावर्स अलग हो गई और यहाँ पर जो मिलिट्री पावर्स है, ठीक है, सेना की पावर्स,
वो अलग हो गई, मतलब सिविल पावर्स और मिलिट्री पावर्स के जो अधिकार क्षेत्र हैं उनको सेपरेट कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया बेसिकली एक तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब 33 के बाद क्या आता है, 53 का नंबर। 53 के अंदर चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1953, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली कहा जाए, ये बेसिकली देखिए 53 के बाद आता है 1858 का। तो दिस वाज द बेसिकली लास्ट चार्टर्ड, ये चार्टर्ड जितने आ रहे थे आपके, तो दिस वाज द लास्ट चार्टर्ड, और ये होता है ये आपका शुरू होता है दैट इज 1793 से लेके 1853 तक के बीच में। बेसिकली इस टाइम पे चार्टर्ड थे जितने भी थे, क्योंकि 1773 में तो पहला आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद तो फिर पिट्स इंडिया एक्ट, और फिर ये बाकी इस ड्यूरेशन में बेसिकली चार्टर्ड थे। तो दिस वाज द लास्ट चार्टर्ड एक्ट। और इस टाइम पर जो बेसिकली हम बात करें वॉइस रॉय, या फिर सॉरी नॉट वॉइस रॉय, बेसिकली गवर्नर जनरल की बात करें तो वो कौन था, मकॉले, लॉर्ड मकॉले वाज द गवर्नर जनरल इस टाइम पर। और उसी की अध्यक्षता में या उसी की निगरानी में ये कमेटी बनती है, ठीक है, जो चार्टर्ड एक्ट बनाती है। अब इस चार्टर्ड एक्ट के तहत जो है क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती हैं, इसके तहत इंट्रोड्यूस की जाती है आईसीएस की परीक्षा, मतलब एक ओपन कंपटीशन लाया गया जिसके तहत इंडियन सिविल सर्विसेज की नियुक्ति की जाएगी, वो इसके तहत होती है, इस एक्ट के तहत, ठीक है। और यहाँ पर सेपरेट बेसिकली फंक्शंस को फर्स्ट पहली बार फंक्शंस को सेपरेट किया गया, फंक्शंस को सेपरेट किया गया, अर्थात कि यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है या फिर आपका एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसके जो लेजिस्लेटिव हिस्सा अलग है और एग्जीक्यूटिव हिस्सा, मतलब दोनों को सेपरेट कर दिया गया। पहले क्या था, कंबाइंड था, तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ पावर आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर पहली बार जो भारत की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर लोकल रिप्रेजेंटेशन या लोकल लोगों का सहभागी, उसकी जो बात है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है इसी दौरान में, ठीक है। और जिसमें जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 6 मेंबर्स हुआ करते थे, उन 6 में से 4 लोग जो है वो लोकल बॉडीज से कंसिडर किए गए, वहाँ से लिए गए। वो 4 एरियाज, जैसे बेसिकली वहाँ का जो रिच पर्सन होता था, नवाब होते थे या जो भी व्यक्ति है वहाँ पर, तो उसको कंसिडर किया जाता था। तो ये 4 एरियाज थे, जैसे मुंबई, मद्रास, बंगाल और आगरा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी पूछी जा सकती है। तो अब देखिए आईसीएस की रिक्रूटमेंट यहाँ आपको हो रही है 1853 के तहत। तो यही पूछा गया था आईसीएस की रिक्रूटमेंट किस एक्ट के तहत या किस चार्टर्ड एक्ट के तहत आई है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर, या ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट है तो क्वेश्चन तो आपको मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर 1 लास्ट में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, सिपाही विद्रोह जिसे कहा जाता है, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 डिफरेंट एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं। तो दिस एक्ट को, इस वाला उसके बाद एक्ट आता है, इस एक्ट को कहा जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। वनडे एग्जाम्स में कई बार पूछ लेते हैं कि भाई एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस किस एक्ट को कहते हैं, तो सॉरी, तो आप इस तरीके से इसे आंसर कर सकते हैं। अब इस एक्ट के तहत क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म होता है और जितने भी पावर्स हैं, अधिकार हैं, तो वो सब किसके पास चले जाते हैं, क्राउन के पास। मतलब क्राउन जो वहाँ पर इंग्लैंड में जो राज कर रहा है, रानी है, उसके पास वो सारे पावर्स चले जाते हैं। और इसी के साथ में डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। डबल गवर्नमेंट मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक था कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो वर्ड्स है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बट यहाँ पर एक और चीज़ साथ में आती है, जो हमने अभी बात करी थी ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो पद है ये रिक्रिएट होता है एज अ वॉइस रॉय, वॉइस रॉय के नाम पे दोबारा से बनता है 1858 के एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के तहत। और यहाँ पर जो पहला वॉइस रॉय है वो है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। लॉर्ड कैनिंग इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल, सॉरी फर्स्ट वॉइस रॉय है एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। तो दोनों चीज़ों में एक ही व्यक्ति का नाम आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर, सॉरी नॉट ऑप्शन, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आपको मिल गया है ऑप्शन नंबर ए, चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत आईसीएस एग्जामिनेशन का रिक्रूटमेंट होता है। Who was the first in वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, देखिए वुमेन प्रेसिडेंट के बारे में बात करा गया है, ना कि यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आती है, कंट्रोवर्सी बन जाती है कई बार कि फर्स्ट इंडियन वुमेन
और फर्स्ट वुमेन, दोनों अलग अलग आंसर होंगे इन दोनों चीज़ों के। यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एनी बेसेंट कौन है? एनी बेसेंट एक ब्रिटिश सोशलिस्ट है जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का इन्होंने गठन किया। ह्यूमन राइट बेसिकली वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, राइटर, एजुकेशनलिस्ट हैं, जिन्होंने 1917 के अंदर, ठीक है, 1917 के अंदर बेसिकली इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी 1917 के अंदर। और 1917 से पहले 1916 में एक चीज होती है, एनी बेसेंट और प्लस लोकमान्य तिलक, ठीक है, लोकमान्य तिलक, तिलक जी, ठीक है। तो इन दोनों लोग इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या शुरू किया था, होम रूल लीग, ठीक है। तो ये आपको ये भी ध्यान रखनी, होम रूल लीग जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक के द्वारा, ठीक है। और साथ में इन्होंने फाउंडेशन रखी थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, ये आपका 1898 के अंदर वाराणसी के अंदर, ठीक है। सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी, सॉरी सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है वो बाद में क्या बन जाता है, दिस विल बिकम द BHU, जैसे आज की डेट में आप कहते हैं ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो इस कॉलेज को फिर बाद में वर्क करने के लिए, चलाने के लिए बेसिकली जो मदन मोहन मालवीय हैं उनको ये सौंप दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ रिलेटेड है विद द एनी बेसेंट। फिर हम यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है ये भारत, सॉरी नॉट भारत की, बेसिकली भारत की कह लीजिए, जो कि यूपी की पहली, नॉट भारत की, बेसिकली यूपी की कहा जाए तो यूपी की फर्स्ट सीएम, फर्स्ट फीमेल सीएम, पहली महिला सीएम जो है वो उत्तर प्रदेश की, वो कौन थी, सुचिता कृपलानी, जो कि 1963 से लेकर 67 तक उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रही है। सरोजिनी नायडू के बारे में बात करें तो सरोजिनी नायडू जो है वो फर्स्ट गवर्नर रही हैं, ठीक है, भारत की फीमेल गवर्नर रही हैं, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये जो टाइटल है ये MK गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी ने ये टाइटल दिया था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और इनके भी जो गुरु है वो कौन है, दैट इज द गोपाल कृष्ण गोखले। राजकुमारी अमृत कौर के बारे में जब हम बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर जो है एक फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रही हैं, आपकी हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं ये इन 1947 के अंदर, ठीक है, टिल 1957 तक, मतलब ये 10 साल तक भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है वो इन्होंने संभाला था, राजकुमारी अमृत कौर। दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है स्टीम, ओके, steam causes more harm to human body than the boiling water in case of burn. This is because of, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, steam transferred more heat energy to the human body than the boiling water because the latent heat of vaporization, इसके लिए जो कारण है that is the latent हीट ऑफ वेपराइजेशन रहेगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि जब आपकी स्टीम फॉल करती है किसी स्किन पर और कंडेंस हो जाती है और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, उसे प्रोड्यूस होता है वाटर, और जो कि प्रोड्यूस करती है कितने, लगभग 22.5 इंटू 10⁻⁵ जूल पर केजी मोर हीट, मतलब ये इतनी ज़्यादा हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है एज कम्पेयर टू द वाटर, डायरेक्टली वाटर या बॉइलिंग ऑफ वाटर से, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि जो हीट वाटर को बॉयल करने से प्रोड्यूस होगी उससे इतना टाइम्स 22 इंटू 10⁻⁵ जूल्स पर केजी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी थ्रू द स्टीम, तो जिसकी वजह से आपका हीट से स्टीम से बेसिकली बर्निंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन एंड ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज रिफर्ड एज अ साउथ वेस्ट मानसून फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट इज द जून टू सितंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
जून टू सितंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द साउथ वेस्ट मानसून के नाम से भी इसे जाना जाता है, साउथ वेस्ट मानसून मानसून। ठीक है, और यहाँ पर लगभग 75% ऑफ द रेनफॉल जो है वो उस ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलती है। शिपकिला, a high altitude pass in the Himalaya is located in the, शिपकिला आपको कहाँ देखने को मिलेगा? देखिए शिपकिला की जब हम बात करते हैं तो शिपकिला आपको देखने को मिलेगा इन द सतलुज वैली के अंदर। कहाँ पर? सतलुज वैली। अब देखिए ये आपको फॉल देखने को मिलेगा शिपकिला, या फिर आपका ये जो एरिया है बेसिकली सतलुज वैली वाला, ये आपको लगभग 12,890-94 के आसपास लगभग फीट की हम बात करें यहाँ पर, फीट अबव द मीन सी लेवल आपको इस हाइट में देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पर है बेसिकली? सतलुज वैली। दिस इज इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दिस इज द सेकेंड बॉर्डर पोस्ट है जो कि ट्रेड करता है विद द तिब्बत के साथ में, उसके लिए। ठीक है, आफ्टर द नाथुला पास जो है वो अभी आपका ट्रेडिंग के लिए यूज होता है विद द तिब्बत बेसिकली कहा जाए तो चाइना के साथ में, बट आफ्टर दैट सिपकिला लेक या सिपकिला जो पास है वो भी आपका इसी के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ में ना आपके कुछ और भी है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, JNK के अंदर आपका नुब्रा वैली आपको देखने को मिलती है, नुब्रा वैली। और पाकिस्तान के अंदर एक हुंजा वैली भी आपको देखने को मिलेगी। और साथ में चंद्रा वैली ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? दैट इज लाहौल स्पीति जो हिमाचल के अंदर है जगह, वहां पर आपको देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। बट यहाँ पर हम बात करें कुंभी वैली की, तो कुंभी वैली जो है आपको ये तिब्बत के पास आपका ड्रोमा देखने को मिलता है। ये बेसिकली हम बात करें तो सिक्किम एंड भूटान इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगी, दैट इज कुंभी वैली। ब्रह्मपुत्र वैली आपको नाम से पता लग रहा है कि कैलाश रेंज के अंदर है ब्रह्मपुत्र वैली। एंड तिस्ता वैली जो है आपका ये इन द दार्जिलिंग एरिया के अंदर आपको ये देखने को मिलती है। दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। शिपकिला जो शिपकिला ला है वो आपका हिमालय की सतलुज वैली के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान विच वॉज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2021 इज मेंट फॉर, ये किस चीज़ के लिए था बेसिकली? तो ये था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जिसके अंतर्गत देखिए इस प्रोग्राम के तहत इस मास्टर प्लान के अंतर्गत 16 मिनिस्ट्रीज जो है वो इंक्लूडेड है। ये 16 मंत्रालय आपके डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ट्रैवलिंग के टाइम को, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हर चीज़ों को एक टाइम रिड्यूस करके अ बेटर आउटपुट। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट कम या लिमिटेड और उससे आउटपुट ज़्यादा या मोर। ठीक है, मतलब उस चीज़ को, उसके लिए बेसिकली ये प्लान है। और इसके अंदर जो प्लान्स की हम बात करें, जैसे कि आपका एक भारतमाला परियोजना, जैसे आपने सुना होगा भारतमाला परियोजना या सागरमाला परियोजना। ठीक है, इनलैंड वाटरवे जो आपका आता है या ड्राई लैंड वाटरवे आता है। ठीक है, तो उड़ान स्कीम जो आती है आपकी, उड़ान स्कीम भी थी आपकी कोविड से बिफोर, उड़ान स्कीम जो हुआ करती थी, जिसके अंतर्गत जो प्लेन्स के जो फेयर थे वो काफ़ी ज़्यादा कम थे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल टाइमिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती थी। इसमें बेसिकली ये हो गया ना कि आपका नॉर्थ टू साउथ जाना है, आप उसका टाइम रिड्यूस कर दिया, ईस्ट टू वेस्ट जाना है आपका, उसका टाइम रिड्यूस कर दिया, दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से बिहार जाना है, या दिल्ली से आपका नागपुर जाना है, तो सब एक तरीके से कनेक्टिविटी को अपहेंस किया गया, इंक्रीज किया गया। गति शक्ति मतलब गति दी गई पहुंचने में चीज़ों को, चाहे उसमें पर्सन को पहुंचना हो या गुड्स या सर्विसेज को आपको पहुंचाना हो। ठीक है, और इससे क्या हुआ, इस सर्विस के अंदर या बेसिकली इस स्कीम के अंदर जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक जोन में भी ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसे टेक्सटाइल क्लस्टर है, फार्मास्यूटिकल है, या आपका डिफेंस कॉरिडोर्स भी बनाए गए, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक्स बनाए गए हैं, इंडस्ट्रियल फिशरी, एग्रीकल्चरल जोन्स, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ दिसंबर 2022? तो दिसंबर 2022 में
डॉक्टर टेड्रोस हैं, टेड्रोस, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है एज अ WHO का हेड। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और WHO की जब हम बात करते हैं तो WHO की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आपको इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इसके 6 रीजनल ऑफिस भी हैं, 6 रीजनल ऑफिस भी हैं, और साथ में 150 फील्ड ऑफिस भी आपको देखने को मिलेंगे किसके, दैट इज द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो है वो कब होती है, 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1948 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके अगले साल ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो स्थापना होती है। यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो है वो IMF मैनेजिंग डायरेक्टर है किसकी, IMF की। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, और एक बेसिकली बल्गेरियन इकोनॉमिस्ट थी। ठीक है, बल्गेरिया की इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है IMF का, क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। मार्गरेट चेन, तो मार्गरेट चेन जो है ये एक फॉर्मर हेल्थ डायरेक्टर हैं हांगकांग के। ठीक है, हांगकांग की हेल्थ डायरेक्टर हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, टेड्रोस। हु अमंग द फॉलोइंग प्रीच द डॉक्ट्राइन ऑफ, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मार्च में मेरे पास 2-3 पेपर ही आए थे, अभी जो पिछले कुछ दिनों में पेपर हुए हैं, तो उन दोनों पेपरों में मुझे ये क्वेश्चन रिपीटेडली मिला है, 2 डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट एग्जाम्स, डिफरेंट पोस्ट के एग्जाम्स। ठीक है, तो उन जगह पर मेरे को ये रिपीटेड क्वेश्चन मिला है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अपने मार्च में या अप्रैल मई में जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें पूछे जाने के मतलब 90% चांसेस हैं ये क्वेश्चन आपको रिपीटेडली मिले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना 1-2 एग्जाम में, तो वो किसी और के एग्जाम में भी मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आने के। तो आपका पढ़ा हुआ होगा तो डायरेक्टली आप टिक लगा सकते हो, टाइम भी बचेगा आपका और आंसर भी हो जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड, ये कॉन्सेप्ट दिया था श्री नारायण गुरु ने। दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। और इनका जो जन्म होता है श्री नारायण गुरु का, ये कहाँ पर होता है, त्रावणकोर के अंदर। त्रावणकोर कहाँ पर है, केरला के अंदर है। ठीक है, दैट इज इन द केरला। और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न रेसिलेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इन द केरला के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय के बारे में जब हम बात करते हैं, ही इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज के क्या हैं, फाउंडर हैं। दैट इज इन 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी। और फिर ये वाराणसी चले जाते हैं और वाराणसी में जाकर वेद, उपनिषद और हिंदू फिलोसफीज को ये क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और इन्होंने साथ में जो क्रिश्चियनिटी है उसे भी पढ़ा है, क्रिश्चियन धर्म को भी पढ़ा है, जाना है। और साथ ही साथ इस्लाम धर्म को भी पढ़ा है, उन्हें इस्लाम धर्म को भी जाना है। ठीक है, और इन्हें जो राजा का टाइटल है, राम मोहन राय नाम है इनका बेसिकली। जो राजा का टाइटल है, जो अकबर द्वितीय था, अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड, तो उन्होंने ये टाइटल इनको दिया था, राजा का टाइटल। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए फिर हम बात करते हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, विश्व युद्ध 2 जब हुआ था, अमेरिका ने 2 बॉम्ब्स गिराए थे, कहाँ पर, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा एक शहर है, नागासाकी एक शहर है। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं तो ये आपका कब होती है, 1939 से शुरू होती है और 1945 तक लगभग ये चलती है। अब यहाँ पर जो 2 बॉम्ब गिराए गए, ठीक है, तो ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 डेट्स आती हैं इंपॉर्टेंट। एक डेट आती है आपकी 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945। दूसरी डेट आती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं 9 अगस्त 1949 को, 1949, दैट इज इन 1945, नॉट 49, दैट इज 1945, 1945 9 अगस्त। और ये तो किस महीने में पूछा था, तो आपको तो आंसर मिल गया है, अगस्त में हुआ था। बट यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि 6 अगस्त को हिरोशिमा में ये बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था। और यहाँ पर नागासाकी जो जगह थी वहाँ पर 9 अगस्त को। तो यहाँ पर जो मौतों का आंकड़ा है, मतलब कितने लोगों की मौत हुई हिरोशिमा में, ये लगभग 1,29,000 के आसपास का जो आंकड़ा है, मतलब जो एक सरकारी आंकड़ा है वो, शायद मौतें बहुत ज़्यादा हुई होंगी, डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है, बट इतना एक आंकड़ा दिया गया है। और नागासाकी के अंदर 2,26,000 लोगों की यहाँ पर
मौत होती है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि भाई जो बॉम्ब्स गिराए गए थे उनके नाम क्या थे। तो जो हिरोशिमा पे गिरा था बॉम्ब उसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, ठीक है। और जो नागासाकी पे बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन, ठीक है। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो लिटिल बॉय पहले गिरा था, फैट मैन बाद में गिरा था, ठीक है। छोटा बच्चा है पहले गिर गया, बड़ा आदमी या मोटा आदमी बाद में गिर गया। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। और इस बॉम्बार्डिंग के बाद, मतलब जब ये अटैक हुआ उसके बाद लगभग 5-6 दिनों बाद 15 अगस्त को, 15 अगस्त को, ठीक है, 1945 को जापान की जो आर्मी थी या जापानीज ने बेसिकली क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था इस वॉर के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब देखिए भारत को 15 अगस्त को ना आज़ादी देने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई जापान ने 15 अगस्त को सरेंडर किया था, तो वहाँ पर वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की एक तरीके से जीत मानी गई, ठीक है। और भारत को जब आज़ाद करने की बात आई तो उन्होंने एज अ विक्ट्री, एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री जो है अपने लिए कहा कि भाई हम 15 अगस्त को ही आपको आज़ादी देंगे उसी डेट में, ताकि वो उनकी यादगार में भी एक तरीके से रहे कि भाई ब्रिटेन ने उसको, जापान को हराया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ रिलेशन विद ऑल्सो दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तो अरेंज करना है इन चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो देखिए सबसे पहला है नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये किसके नाम पर है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, उनके नाम पर है। और साथ में देखिए इस टाइम पर नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू तो थे ही अध्यक्ष उनके इस कमेटी के, साथ में यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू, तो ये सेक्रेटरी हुआ करते थे उस टाइम पर इसमें। तो ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कौन कौन लोग थे इसके अंदर। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी थे। और बाकी लोगों की जब हम बात करें तो अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, MS आर्य, SC बोस या सुभाष चंद्र बोस जिसे कहते हैं, और सबक साहिब कुरैशी बेसिकली। तो ये कुछ नाम हैं जो नेहरू कमेटी से संबंधित थे, इसके अंदर लोग थे। तो ये कमेटी आती है दैट इज इन 1928 के अंदर, ठीक है, ओके। और ये चीज़ें थी यहाँ पर। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये 1930 के अंदर होता है शुरू। और ये बेसिकली स्टार्ट होता है जब हमारा एक दांडी मार्च जो था, सॉल्ट सत्याग्रह, जो 12 मार्च 1930 में शुरू होता है। और शुरू होता है कितने लोगों के साथ, 78 पीपल्स थे यहाँ पर, जिन्हें 385 किलोमीटर की सफ़र तय करना था। साबरमती आश्रम गुजरात के दांडी एक प्लेस था वहाँ तक, ठीक है। और ये ख़त्म होता है 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी मार्च खत्म होता है। उसके बाद से आपका ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है ये शुरू हो जाता है 1930 के अंदर। इंडिविजुअल सत्याग्रह आपका ये लगभग आपके कई कुछ ड्यूरेशन तक चलता है। ये 1941 से 40 से 41 बेसिकली कहा जाए तो 40 to 41 तक में आपका ये चलता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्रिप्स मिशन जो है आपका ये बेसिकली एक अलायंस टाइप का एक मिशन था। इसके अंतर्गत क्रिप्स को भेजा गया था कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 टाइम चल रहा था, तो 1942 के अंदर जो भारतीय सैनिक हैं उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेंट बनाने के लिए यहाँ पर बात करी गई थी कि भाई पार्टिसिपेंट करें, हमें ब्रिटेन को सहयोग करें वर्ल्ड वॉर के दौरान में, ठीक है। और उसकी एवज में उन्हें क्या मिलेगी, आज़ादी मिल जाएगी। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को ठीक है मिलती हैं। टू ऑब्टेन द कोऑपरेशन लेने के लिए बेसिकली यहाँ पर क्रिप्स मिशन आता है। तो ये 42 में हो गया। अब इनको क्रोनोलॉजी पे लगाना है तो आप देख लीजिए सबसे पहले क्या होता है, दैट इज इन द नेहरू रिपोर्ट आता है। एक सेकंड में देखिए 28 में नेहरू रिपोर्ट है, फिर 30 में ये है और 41 में ये है। देखिए ABCD बन रहा है सीधा, ठीक है। तो ABCD दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, वीडियो लाइक अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपको क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। और चैनल पर अगर जो नए हैं आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपने फ्रेंड्स के बीच में या जो भी कैंडिडेट्स आपके जानने वाले एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करें हमारा लिंक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।